नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कंफर्ट जोन। सना का ईमेल पढ़ने सना का ईमेल पढ़ने की उत्सुकता में मेरे हाथ जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। सना मेल तभी करती थी जब उसे खुलकर अपने दिल की का हाल बताना होता था, और वे सब बातें जो फ़ोन घर करना संभव नहीं होता। लिखने या टाइप करने से संभावनाओं का संप्रेषण एक तरफ़ा बना रहता था, जिससे विचार अभिव्यक्ति में लय बनी रहती थी। दिल की हर एक धड़कन, मन का हर एक राग शब्दों में गूंजता सामने स्क्रीन पर उतरता चला जाता, और जब सामने वाला उसे पढ़ने लगता तो बिना किसी व्यवधान के उतनी ही आत्मीयता से आत्मसात करता चला जाता। इसलिए सना के फ़ोन कॉल से ज़्यादा मुझे उसके ईमेल्स की प्रतीक्षा रहती। फिर अब तो उसका घर बस गया है। सास ससुर पति ननद आदि के घर में होते फ़ोन पर वैसे भी क्या बात हो सकती है। जतिन को ऑफिस रवाना करके मैंने बाई को भी जल्दी ही फ्री कर दिया और फिर फटाफट लैपटॉप खोल कर बैठ गई। मम्मा, जानती हूँ हमेशा की तरह मेरे इस ईमेल को भी आप बेसब्री से पढ़ रही होंगी। मन में ढेरों उत्सुकताएं होंगी कि आपकी लाडली का अपने नए संसार में मन रमा या नहीं। फ़ोन पर मेरे बार बार यह कहने के बावजूद भी कि मैं बहुत खुश हूँ, मानस सहित घर के सभी सदस्य मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। आपको तसल्ली नहीं हुई होगी, हो भी कैसे सकती है। आप मेरी जननी है, मेरी रग रग से वाकिफ हैं। क्या मैं सोच रही हूँ, क्या ये चाह रही हूँ, अब सब पहले से ही अनुमान लगा लेती हूँ। मेरी बात में कितनी सच है, कितना झूठ है, आपको सब पता होता है। लेकिन इस बार मैं वाकई उलझन में हूँ। मानस घर के सभी लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं अपने नए घर, नई ज़िंदगी में बहुत खुश भी हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं कहीं कुछ पीछे छूट गया है। कुछ खो जाने की एक कसक सी दिल में उठती है। मेरी आंखें चमकने लगती, मतलब मैंने सही पहचाना था। कुछ है जो सना को बेतरह खल रहा है। वह मिस कर रही है क्या इस घर को, पर हमसे तो वह नौकरी के सिलसिले में पहले ही दूर जा चुकी है। मेरी उत्सुकता नज़रें फिर से स्क्रीन पर उभरते शब्दों में टिक कर रह गई। हाँ मम्मा, बचपन में ही हर सामान्य लड़की की तरह मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत उत्सुक महसूस करती थी। मेरी ही ज़िंदगी में कोई प्रिंस चार्मिंग एक दिन घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे अपने साथ बैठाकर ले जाएगा। बहुत ही सुंदर दुनिया में चारों ओर सुंदर सुगंधित गुलाब होंगे और उसके बीच हम हंसते खेलते एक सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन आज शादी के 4 महीने गुजर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती, जैसा कि मैंने बचपन में सोचा था। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अधिकार होते हैं तो साथ ही कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। नए रिश्तों से ढेर सारा प्यार और उपहार हासिल होते हैं तो उनके प्रति कई जिम्मेदारियां, समझौते और त्याग भी ज़िंदगी में स्वतः ही जुड़ जाते हैं। अब मैं जब चाहे तब बिस्तर में नहीं घुस सकती और न ही बेफिक्री से सवेरे देर तक सो सकती हूँ। हालांकि किसी ने मुझसे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा, पर मैंने आपको बताया ना कि खुद मुझ में ही यह जिम्मेदारी का भाव आ गया है। मुझे घर में सबसे पहले उठना चाहिए। इससे पहले नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। आपको आश्चर्य जानकर होगा कि जहाँ शादी के पहले देर तक अलार्म बजने पर भी मैं हिलती तक नहीं थी, अब अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूँ। बल्कि कई बार तो रात में उठकर चेक भी करती हूँ कि मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है या नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ तो नहीं हो गया। अब मैं पहले की तरह हर कहीं अपनी पायजामे या कैपरी में बैठ भी नहीं सकती। मुझे लगता है मुझे हर वक्त प्रेजेंटेबल रहना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले जब मानस टूर पर थे, मैं ऑफिस से देर से घर पहुंची तो खाना खाकर एसी फुल कर कैपरी और स्लीवलेस टी शर्ट डालकर सो गई। यह सोचकर कि अब तो सुबह ही उठना है, गहरी नींद में थी कि मम्मी जी ने आकर हल्के से लाया। बेटी, ज़रा चेंज करके लॉबी में आ जाओगी। भरतपुर वाले ताऊ जी ताई जी आए हैं। वे लोग शादी में नहीं आए थे, नई बहू से मिलना चाहते हैं। जी आती हूँ, मैंने उबासी लेते हुए अधखुली आंखों से देखा। मम्मी जी हैरत से मेरी वेशभूषा निहार रही थी। मैंने तुरंत चादर खींच ली तो वे अचकचाती कमरे से बाहर निकल गई। अगले ही दिन मैंने अपने सारे पैजामे, कैपरी, शॉर्ट्स तय कर अलमारी के एक कोने में पटक दिए। मुझसे कहीं तो
कहा तो नहीं जाता, पर शायद उम्मीद की जाती है कि मैं हर वक्त तहज़ीब और तमीज़ में रहूं, घर के लोगों की आवश्यकताओं और उम्मीदों का ख्याल रखूं। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई मुझे राजकुमारी की तरह ट्रीट करेगा, बल्कि मुझे सबकी इच्छाओं और भावनाओं का ख्याल रखना है। और तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने आखिर शादी ही क्यों की। जब पहले की और अब की ज़िंदगी में तुलना करती हूँ तो बहुत हैरानी होती है। पहले मेरे पास सिर्फ आप द्वारा दी गई पॉकेट मनी होती थी, पर मैं खुश थी। अब मेरी सैलरी के साथ मेरे पास खर्च करने के लिए मानस की भी सैलरी पूरी है, फिर भी ना पहले की तरह बेफिक्री से शॉपिंग नहीं कर पाती। पहले मेरे मोबाइल में लिमिटेड प्रीपेड कार्ड था, अब पोस्टपेड पैकेज है, लेकिन मेरे कॉल्स और मैसेज करने की संख्या आश्चर्यजनक रूप से घट क्यों गई है। पहले मैं घंटों पुराने से डेस्कटॉप पर बैठी रहती थी, अब मेरे पास नया लैपटॉप है, पर उस पर ज़्यादा वक्त गुजारने को दिल क्यों नहीं करता। पहले मेरे सारे फ्रेंड्स थे, मेरे अब सास, ननद, देवर आदि भी दोस्त बन गए, पर फिर भी मैं खुद को इतना अकेला क्यों पाती हूँ। घर से बाहर तो मैं पहले भी रहती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, पर आपको और पापा को पहले कभी इतना मिस नहीं किया जितना अब करती हूँ। मेरी आंखें भीगने लगी थी। जिस सच्चाई से खुश होना चाहिए था वह रुलाई लगी थी। अच्छा धुंधले पड़ने लगे थे तो मैंने अपनी आंखें पोंछी और फिर आगे पढ़ने लगी। जानती हूँ ऐसा पढ़कर आप रो रही होंगी, पर मैं भी क्या करूँ। जब फ़ोन पर कहती हूँ खुश हूँ, सब ठीक है, तो आपको तसल्ली नहीं होती। ना तो मैं फ़ोन पर झूठ बोल रही होती हूँ और ना ही झूठ लिख रही हूँ। दोनों के पीछे एकमात्र सच यही है कि मैं अपनी शादी से पहले से बेफ़िक्री के दिन भुला नहीं पा रही हूँ। तब दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करके लौटती, पर फिर भी आपके सबके लिए चाउमीन या पाव भाजी बनाने की फरमाइश बड़े अधिकार भाव से कर डालती। यहाँ तो कभी 1-2 सहेलियाँ आकर बैठ जाती हैं और मम्मी जी बिना कहे उनके लिए चाय भी बना कर ले आती हैं, तो मैं संकोच से गड़ जाती हूँ। मैं आपके साथ ज़्यादा खुश थी मम्मा, क्या ज़रूरत थी मुझे शादी करने की। पहले वाली ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, ना कोई चिंता, ना कोई जिम्मेदारी। अभी भी मन कर रहा है भागकर आपके पास आ जाऊं, आपकी गोद में छुप जाऊं और आप पहले की तरह मेरे बालों में उंगलियां फिराती हूँ, मुझे दिलाती रहें, मेरे पसंद की डिशेज पूछती रहें, बनाती रहें। अच्छा अब बंद करती हूँ, मानस नींद में मुना रहे हैं। मैं भी भूल ही जाती हूँ कि ये मेरे अकेले का बेडरूम नहीं है, मुझे औरों की सहूलियत का भी ख्याल रखना है। ओके, गुड नाइट। पत्र समाप्त हो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में गंगा जमुना का प्रवाह अभी भी जारी था। दुनिया के दस्तूर भी कितने अजीब हैं। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, उनकी चहकती आवाज़ मधुर संगीत की तरह घर की गुंजायमान बनाए रखती हैं, पर एक न एक दिन उन्हें घर छोड़कर जाना ही होता है। जब सना नॉन स्टॉप बोलती थी तो मैं टोकती थी, अब चुप भी हो जाओ। जब वह खामोश रहती तो मैं पूछे बिना नहीं रहती, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। उसके पापा घर में घुसते ही फ़ोन बोल उठते थे, आज इतनी खामोशी क्यों है, सना बाहर गई है क्या। मनु पूछने लग जाता था, दीदी नाराज़ हो क्या। और अब जब वह शादी करके चली गई तो बाहर से आने वाला हर आदमी घर में घुसते ही पहली बात यही कहता है, ऐसा लगता है घर की रौनक चली गई है। जब हंसते हुए मैं सना को फ़ोन कर यह सब बताती हूँ तो वह इठलाकर बोलती है, अब पता चला आपको कि मेरे घर की सारी रौनक मुझसे ही थी। मैं ही तो थी घर की रियल नॉन स्टॉप म्यूज़िक। हाँ सना, मैं मान गई हूँ, तू मेरी प्रिंसेस थी, अपने डैड की नन्ही सी एंजल। मैं अपने भाई की आइडियल बहन थी। तुझे भी मानना होगा कि अब तू अपने पति की डार्लिंग है, अपने सास ससुर की शोभा है। तुझे इस बात का एहसास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एक झटके से ही अपने आंसू पोंछ डाले। लैपटॉप के कीबोर्ड पर मेरी उंगलियां थिरकने लगीं। प्यारी बेटी सना, तुम्हारा प्यारा सा खत पढ़कर बहुत तसल्ली मिली। अपने दिल की हर बात उसी तरह खोल कर रखती रहना। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हो। कई बार मेरे पास बैठकर साथ रहकर इंसान भी इतनी आत्मीयता का एहसास नहीं करा पाता जितना दूर बैठकर इंसान अपनी संवेदनाओं से करवा जाता है, क्योंकि भौतिक उपस्थिति से ज़्यादा आवश्यक है भावनाओं का संप्रेषण। तुम्हारी भावनाओं में बहकर लिखा एक एक शब्द मैंने दिल में आत्मसात
बहुत सावधानी से सहेज कर दिल के कोने में रख लिया। उसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा खत एक एक शब्द सच है, पर एक सच्चाई तुम भूल रही हो। इंसान एक जॉन से दूसरे जॉन में प्रवेश तो खुशी खुशी करता है, पर पिछली यादों को भुला नहीं पाता, क्योंकि वह उसका कंफर्ट जॉन बन जाता है। कभी कभी तो वह उन यादों में इतना खो जाता है कि नए वातावरण को आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं करता। फिर कभी यह तीसरे जॉन में प्रवेश करता है तो छूट चुके दूसरे जॉन की यादें उसे सताने लगती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम जब घर छोड़कर बाहर नौकरी करने जा रही थी, तब कितनी खुश थी कि अब आज़ाद परिंदे की तरह खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरूंगी। मेरे महीने भर बाद ही तुमने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमेंट पोस्ट कर दिया था कि दुनिया में मैं अपने घर से बढ़कर दूसरी कोई जगह नहीं है। और ये एहसास मुझे तब हुआ था जब मैंने पहली बार घर से बाहर कदम रखा। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दूध नाश्ता बनाना खाना अखरने लगा था। देर रात तक ऑफिस से लौटकर टिफ़िन को ठंडा खाना गर्म करके खाना दुखी हो करने लगा था। ऑफिस में देर तक डेस्कटॉप पर बैठकर सीनियर से निर्देश लेना चुभने लगा था। छुट्टी के दिन कपड़े धोना कमरा साफ करना खलने लगा था। फिर भी धीरे धीरे तुम इन सब की अभ्यस्त होती चली गई। साथी लड़कियों के साथ आउटिंग और शॉपिंग पर जाना तुम्हें सुहाने लगे। अपनी कमाई में नए कपड़े जूते खरीदना तुम्हें गर्व का अनुभूति कराने लगा। ऑफिस में संगी साथियों के साथ ऑफिस की गॉसिप पार्टीज तुम्हें भाने लगी थी। लेट नाइट चलने वाले डिस्को पायजामा पार्टीज तुम्हें मस्त करने लगे थे। ना कोई देरी से लौटने या सोने पर टोकने वाला था और ना ही कोई जल्दी उठाने वाला। अभी भी कुछ ही पहले बिस्तर में घुस जाओ, मनचाहा ऑर्डर करो या पकाओ और खाओ, जो पसंद हो वही चैनल चलाकर बैठ जाओ। कुछ भी साझा नहीं करना होता था, न खाना न सोना न मनोरंजन। पर फिर अचानक शादी तय हो गई। तुम्हें एक नए वातावरण में खुद को ढालना पड़ रहा है। एक और बात है, फिर तुम्हारी कसमसाहट शुरू हो गई। फिर क्या तुम्हें कभी सोचा है जिस घर की मधुर स्मृतियाँ तुम्हें इतनी लुभावनी लगती हैं, उस घर को ऐसा किसने बनाया? उसकी गृहलक्ष्मी के त्याग समझौते और कर्तव्य बहन ने। अब जब एक अल्लड़ सी किशोरी यानी मैं एक पूरे संयुक्त परिवार की अंग बनी, तो शुरू में भी मैं ऐसे ही छटपटाती थी, खुद को बेड़ियों में जकड़ा सा महसूस करती। पर धीरे धीरे घर वालों का खुद पर प्यार, विश्वास व अपनापन देखकर मैं झुकने लगी। उन सब से लगाव महसूस करने लगी। घर के काम मुझे बोझ नहीं, उतनी ही अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य लगने लगे। सासू माँ तो मुझ पर आंखें मूंदकर भरोसा करने लगी थी। धीरे धीरे पूरी गृहस्थी ही मुझे सौंपकर खुद पूजा पाठ में व्यस्त कर लिया। मैं देवर ननद का छोटे भाई बहन की तरह ख्याल रखने लगी। तुम्हें और फिर मन्नू को जन्म देने का साहस जुटाया। इस सब का सुपरिणाम ही जल्दी ही देखने को मिला। घर में हर छोटे बड़े निर्णय में मेरी राय महत्वपूर्ण समझी जाने लगी। बाहर नौकरी के लिए गए देवर ननद घर आने से पूर्व जानकारी लेने के लगे कि उन दिनों भाभी घर पर मिलेंगी तो ही जाएं। दोनों ने अपने जीवन संगी तय करने में भी मेरी राय ली। आज भी घर के हर छोटे बड़े काम, बड़े खुशी या गम के अवसर पर हमारी उपस्थित अनिवार्य होती है। हम भी अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी समझकर एक फ़ोन पर दौड़े चले आते हैं। आज वही महती जिम्मेदारी मुझे निभानी है। जितनी इस घर वालों को अपनाओगी, उससे कहीं ज़्यादा वो तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। मेल भेजने के कुछ ही देर बाद सना का फ़ोन आ गया। थैंक यू मम्मा, मैं समझ गई हूँ। वही प्यार, वही कंफर्ट, वही खुशी और वही आत्मीयता मुझे अपने इस नए परिवार से भी मिल सकती है। बस ज़रूरत है आपकी तरह मुझे भी कुछ समझौते व त्याग करने की। मुझे उम्मीद है कुछ समय बाद मैं अपनी इस नए परिवार को भी उतनी ही प्यार करने लगूंगी जितना अपने पुराने परिवार को करती हूँ। बस आप हमेशा इस तरह मेरी ताकत और मार्गदर्शिका बने रहें। पहली बार सना का फ़ोन मुझे मेल से ज़्यादा तसल्ली दे गया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, बच्चे जब पढ़ाई करके नई ज़िंदगी में कदम रख के जॉब करते हैं तो उनके लिए इतना आसान भी नहीं होता कि वो कंफर्ट हो सके। धीरे धीरे आदत हो जाती है सब चीज़ों की।
दोस्तों अगर इस कहानी में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के लिए प्लीज़ एक थम्स अप बनता है। नमस्कार।